नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और इस निर्णय के बाद जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 में है यानी अनुच्छेद 21 में है वह और भी ज्यादा विस्तृत हो गया है। और क्या है पूरी बात जरा देख लेते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, कल का न्यूज है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार जीवन कौमा समानता के अधिकारों का हिस्सा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि जो पर्यावरणीय चेंजेस हो रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसके खिलाफ जो अधिकार है वह किसमें आता है? वह बोला जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 21 में, और साथ ही साथ उसने कहा समानता का अधिकार के अंतर्गत में आता है, यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जिसमें बाकायदा यह कहा गया है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कानून का समान संरक्षण सभी को प्राप्त होगा। और ये दोनों जुड़ गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ। यानी यदि मैं सिंपल अर्थों में कहूं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ रहा है उसके विरुद्ध जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। लीजिए, क्योंकि 21 और 14 जो आर्टिकल है, ये आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के अंग है। अच्छा, यहां पर एक बात जरूर पढ़ते वक्त ध्यान रखेंगे आप लोग, वो यह है कि लगातार आप देखते हैं कि अनुच्छेद 21 का एक्सपेंड हुआ है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कोट किया कि 21 ही नहीं, आर्टिकल 14 के अंतर्गत में जो कानून का समान संरक्षण है उसके अंतर्गत में भी आएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें और भी की। यहां पर अदालत ने जलवायु परिवर्तन पर बहुत सारी बातें कहा, सरकार की नीति और विनियमन के बारे में बहुत सारा बातें कहा, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा कि बहुत सारी आपके पास में ठीक है नीतियां हैं, नियम है, लेकिन इसके बावजूद भारत जलवायु परिवर्तन और संबंधित चिंताओं को हैंडल करने के लिए कोई एकल और व्यापक कानून नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, बहुत कुछ है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, हमारे पास नियम हो सकते हैं, नीति हो सकती है आपकी अच्छी हो, लेकिन यह बात भी तो सही है कि कोई एकल और व्यापक कानून नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए यह बात कहा कि ठीक है, कोई एकल नीति या व्यापक कानून नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है कि इतना होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप क्या कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लोगों को अधिकार नहीं है इन परिवर्तनों के खिलाफ जो हो रहा है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि आप पढ़े होंगे कि राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार, क्योंकि आर्टिकल जो 21 है, जो जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, यह समय के साथ साथ एक्सपेंड होता गया है। बहुत सारी चीजें जुड़ी, कई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए जिसमें बाकायदा इसको बढ़ाया गया। उसी में से एक है जीवन का अधिकार, आपने सुना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अंग है, यानी स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का अंग है, यानी जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो स्वास्थ्य का अधिकार अकेले में कोई चीज नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारे चीज आ सकते हैं। जैसे क्या एयर पॉल्यूशन उसमें नहीं आएगा? यदि वायु प्रदूषण होगा तो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का अधिकार हैम्पर्ड तो होगा ही, खराब तो होगा ही। साथ ही साथ जैसे मान लेते हैं कोई डिजीज हो जो संक्रमणीय डिजीज हो, वह भी होता है। जैसे आए दिन आप सुन रहे हैं टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो यह भी तो स्वास्थ्य के अधिकार को हैम्पर करता है। इसलिए इसको डिसाइड करने वाले बहुत सारे फैक्टर है। साथ ही साथ ड्रॉट यानी सूखा, स्टोरेज इन द सप्लाई, शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ क्रॉप ड्यू टू क्रॉप फेल्यूर, अनाज की कमी हो गई तो सप्लाई कमजोर हो गया, तूफान, फ्लडिंग, ये सभी चीजें आती हैं। ये सभी चीजें मिलकर के स्वास्थ्य के अधिकार को बनाता है।
राइट टू हेल्थ बनता है। और सर ये सब चीजें किससे अफेक्ट हो रही है, ये सब चीजें कैसे हो रही है? एयर पोल्यूशन, तूफान हो चाहे कुछ भी हो, जलवायु परिवर्तन का ही तो परिणाम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि यदि ये अंग है तो ऑब्वियस है ये इसके साथ जुड़ेगा, और अब जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो अधिकार है वह भी इसी सब कारण से व्यक्ति को सुनिश्चित हो जाता है, अपने आप में जुड़ जाता है। अब यहां पर कुछ और बातें आप लोग सुन लें, वो भी अच्छी बात है। पीठ ने एक अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसमें 3 बेंच की ये पूरा का पूरा केस था, जिसकी अध्यक्षता वाईडी चंद्रचूड़ कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 2 और मेंबर थे, एक मनोज मिश्रा थे और एक पारदीप वाला थे। कुछ और बातें इस पीठ ने कहा जो बहुत ही अच्छा है, आपको सुनना चाहिए, और इस पर निबंध वगैरह भी आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे पीठ ने कहा जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के बीच अंतर संबंध है, इसको आप, है ना, इस बात को भी आप समझें। जो पीठ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के बीच संबंध है, आप समझ सकते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है, आपके हेल्थ को हैम्पर कर रहा है। और क्या एक मनुष्य का अपने आप को स्वस्थ रखने का अधिकार नहीं है? ठीक है, मान लेते हैं कि रोजगार भी एक मुद्दा है, गरिमापूर्ण जीवन भी एक मुद्दा है, मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा। क्या ये सब चीजें जलवायु परिवर्तन के होने से हैम्पर नहीं होता है? तो कहने का मतलब है जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के बीच संबंध है। यहां पर कुछ बातें और भी कही गई, जरा इसको भी ध्यान रखें। और इस बात पर आने से पहले मैं एक बात आपको कह दूं पहले, कि आखिर ये सब डिसीजन कब लिया गया, किस केस में लिया गया। तो देखिए, एक केस आया हुआ था, द इंडियन बस्टर्ड। एक ये पक्षी है, ध्यान रखें, इसी के लिए एक PIL दाखिल किया गया था, इस पक्षी को बचाने के लिए, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, और भारत में खासकर ये पक्षी आपको देखने को मिलेगा गुजरात और राजस्थान में, कुछ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है। ये लगभग थोड़ा देखने में शुतुरमुर्ग की तरह लगता है, ऑर्चिड की तरह लगता है, लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ सकता है, यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जब मैं बात करता हूं तो इसमें पाकिस्तान भी आएगा, इसमें बांग्लादेश भी आएगा, इसमें नेपाल भी आएगा। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ सकता है वो यही है, और अब ये खतरे में है, और इसी के खिलाफ कोर्ट में, इसी के लिए कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें ये बड़े बड़े डिसीजंस दिए गए। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, इसका जो वहां का एक तरह से कहा जाए स्थानीय नाम गोदावन भी है, कुछ लोग इसे भारत में गोदावन के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसके कई नाम है, जरूर इसको आप पढ़ें कहां पर कौन सा नाम। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इस फिगर से आपको और भी चीजें समझ में आएगी कि आखिर मूल मुद्दा क्या था। मुद्दा यह है कि खासकर राजस्थान और गुजरात, इन दोनों जगह में सोलर प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं, और वहां से बिजली जा रही है। सोलर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कहा जाए आपको, परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत स्रोत, यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा। अच्छा चीज है। अब सोलर एनर्जी जो है, जब इन सब क्षेत्रों में जहां पर बहुत सारे आपको जमीनें मिल जाती हैं, वीरान वाली, बंजर वाली, तो वहां पर सोलर पैनल वगैरह लगाना बहुत आसान है। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उसको मेन ग्रिड के साथ में जोड़ा गया और भारत के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है, और ये वही क्षेत्र है जहां पर वो पक्षी रहता है। अब हो क्या रहा है, जरा इसको समझिए। हो यह रहा है कि कई बार ऐसा सुनने में आया कि जो पक्षी है, क्योंकि इस पक्षी की आंखें जो है वो उसके मस्तिष्क के एकदम किनारे में है, दोनों किनारों पर, तो जब वो उड़ती है तो बहुत ज्यादा देख नहीं पाती है। तो होता क्या, कई बार उड़ने के दौरान ये तारों से टकरा जा रही है, ये जो तार है इनसे टकरा जा रही, चाहे हाई वोल्टेज करंट हो या लो वोल्टेज करंट हो, हाई अल्टीट्यूड पर हो या लो अल्टीट्यूड पर हो, बार बार ये टकरा जा रही है, और उसके कारण से इनकी मृत्यु हो रही है।
हाँ, पहले इनका शिकार भी बहुत होता था, लेकिन आज के तारीख में जो इनकी मृत्यु का मूल जो कारण है वह इलेक्ट्रिक लाइन है, या मैं कहूं इलेक्ट्रिक तार है। अब जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के पास में आया तो इस पर एक डिसीजन दिया गया। पहले मैं उस पर आ जाता हूं। सबसे पहले इस पर जो डिसीजन दिया गया था, इसको बचाने के लिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि 99,000 किलोमीटर वर्ग का ऐसा एरिया है जहां पर यह पक्षी पाया जाता है, और इसमें यह कहा गया कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, चाहे वो हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो, सबको भूमिगत कर दीजिए, यानी अंडरग्राउंड कर दीजिए। यह डिसीजन था। लेकिन यह डिसीजन बहुत ही टेक्निकली बहुत साउंड नहीं था, और इसलिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इस पर आना पड़ा, क्योंकि इस आदेश का बहुत ज्यादा पालन हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल फॉल्ट था उसमें। और इसी कारण से क्या हुआ कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक पर्यावरण विदित ने इस पर केस किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं किया गया। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि सरकार की तरफ से जो बातें कही गई बहुत टेक्निकल बातें थी। पहला बात तो यह कि सारी तारों को भूमिगत करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात सरकार ने यह भी कहा कि आप एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ें, और हम जब सोलर एनर्जी का उत्पादन करके भारत के अन्य क्षेत्रों में उसको भेज रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो आप हमें एक तरह से कहा जाए आप हमें डांट रहे हैं, एक तरह से मैं यही कह सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट में आता हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह पक्ष रखा। दूसरा बात, सरकार ने एक बात और भी कहा, वो यह है कि चलिए 5 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम सोलर पावर प्लांट को उधर नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने बहुत सारे, जैसे पेरिस समझौता सरकार ने कर रखा है। अब सरकार प्रतिबद्ध है कि वह 2030 तक लगभग 500 गीगावाट एनर्जी नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगी। सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सब बातें कही कि हम मजबूर हैं, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को निर्वाह करना पड़ेगा, इसलिए हमने सोलर पैनल उधर लगाया हुआ है जहां पर लग सकता है। वाजिब है कि उसको मेन ग्रिड में लाना पड़ेगा। और तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि हम मानते हैं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीजन दिया उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि हम मानते हैं आपकी इन सारी बातों को। सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि वाई डी चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, उन्होंने बाकायदा कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा को सुनिश्चित करता है। वाजिब बात है, ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली पहुंचती है। दूसरा बात, यह थोड़ा सा क्या है, सस्ती भी होती है। वाजिब बात है, सस्ती है तो सामाजिक समानता स्थापित होगी, क्लीन भी है, सस्ती भी है, गरीबी उन्मूलन में भी इसका योगदान होगा, जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हम यह मानने को तैयार नहीं है कि इसका कोई और उपाय नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसके बाद एक कड़ा स्टेप लेते हुए 9 मेंबर एक कमिटी को स्टेब्लिश कर दिया है। आप जान लीजिए, 9 सदस्यीय कमिटी एक्सपर्ट, जो इस बात का पता लगाएगी कौन कौन से प्रॉब्लम है जो आ रहे हैं अंडरग्राउंड करने के लिए लाइन में। चाहे वह सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा सभी फैक्ट को देखा जाएगा, चाहे वह एरिया कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है, तराई लैंड है कि क्या है, वहां पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है वो भी देखा जाएगा, वहां पर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी देखा जाएगा। तो हर चीज को इसमें देखा जाएगा। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, सरकार ने 2021 में जब ये डिसीजन आया था तो सरकार ने 2 पक्ष तो कहा ही। एक तो ये कहा था कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, दूसरा ये भी कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए, तो ये तो तार बिछाना ही होगा। तीसरा बात, सरकार ने यह भी कहा कि यदि हम अंडरग्राउंड करेंगे तारों को तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें भूमि अधिग्रहण करना होगा।
और यह भी पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है कोई इमारत हो बीच में या बहुत बड़ा डेंसिटी वाला एरिया हो, वहां पर भूमि अधिग्रहण कर पाना यह भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 9 मेंबर जो कमेटी बनाई गई है, इसमें इस बात को भी कहा गया है कि आप इसको भी देखें, क्या इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना होगा तो कितना करना होगा, ये सब बातों को कहा गया। और यह भी कहा गया है कि 31 जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस पर अपना निर्णय दें। यहां पर आप जरूर जानें उस खूबसूरत पक्षी को जिस कारण से यह केस इंपॉर्टेंट हुआ, जो मैंने आपसे कहा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 1969 में एक गणना के अनुसार 1260 पक्षी थे। आज माना जाता है 2018 आते आते इसकी संख्या 150 भी नहीं है, उससे भी कम हो चुकी है। और 2020 में आप सोच सकते हैं इसकी संख्या कहां तक पहुंच गई होगी। तो इस खूबसूरत पक्षी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि 2021 का जो आदेश है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए 9 मेंबर एक कमेटी बनाई गई। यहां पर लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है, वो यह है जहां से मैंने क्लास शुरू किया था कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ जो अधिकार है, अब वह समानता, जीवन और समानता का हिस्सा हो गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जरूर इसको याद रखें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।